नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल मेरे साथी मेरे यार। तो डीडीए जेई की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 5 नवंबर है। आप सभी लोगों को पता होगा। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और भरने का सोच रहे हो तो अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें बहुत ध्यान से समझ लेना, सीख लेना, फिर उसके बाद फॉर्म जरूर भर देना अगर भरने की सोच रहे हो। और तैयारी भी जिस लेवल पे करनी है वो तैयारी अगर शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करी तो भैया कर दो, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक में उसका भी एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इसकी डेट्स वगैरह के बारे में, जो आप सभी लोगों को ऑल दो पता है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रखिएगा कि 6 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी और 5 नवंबर शाम को 6 बजे तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर जनवरी में इसका फॉर्म इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि भैया 5 नवंबर तक है। अगर अभी तक नहीं भरा है और 1-2 तारीख तक कुछ सैलरी का इंतजार कर रहे हो या फिर पैसों का इंतजार कर रहे हो तो तुम इसका फॉर्म भर सकते हो। भर जरूर देना। ऑल दो इसमें एक पॉइंट है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन इसका एक आपको फायदा भी ये मिल सकता है और वो फायदा यही मिल सकता है कि इसमें जो कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2500 रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट टू फिल द फॉर्म, है ना। अब उसमें ये भी तो दिमाग में होता है कि भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दिमाग में जो आपके है वो सारे एग्जामिनेशंस में, मतलब सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में होगा इसी एग्जाम को लेकर के। तो यहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू अदर्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 67 वैकेंसीज हैं और इन 67 वैकेंसीज को अगर देखा जाए तो ये काफी वैकेंसीज होती हैं दिल्ली में, जो डी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि दिल्ली में जो आपकी जॉब होगी उसके लिए। एंड अगर मैं इसमें थोड़ा सा और बात करूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये 101 पेज का पूरा पीडीएफ था। मतलब अगर मैं बात करूं तो 101 पेज की किताब बन जाती है, राइट। 101 पेजेस में से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और जिससे आप लोगों की चीजें मतलब फॉर्म भरने के बाद भी दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। और फीस नॉन रिफंडेबल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इन्होंने बोला दैट 2.1.2 वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है दैट डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी दैट इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/2025 से 5/11/2025। मतलब कहने का क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 5 नवंबर के बीच में आप लोगों का ये होना चाहिए। मतलब ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल भी है तो भी चल जाएगा और 5 नवंबर भी है तो भी चल जाएगा, इसी के बीच में आप लोगों का फॉर्म होना चाहिए। तो अगर नहीं बना है तो आप सर्टिफिकेट इसमें ध्यान दीजिएगा, बनवा लीजिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने बोला है कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ओनली इन दैट केस द कैंडिडेट मीट्स द क्राइटेरिया इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज इन द पोजीशन ऑफ रिक्विजिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा? 2024-25 का देखा जाएगा। मतलब अगर आपके पास 2023-24 का है तो नहीं चल पाएगा, 2022-23 का है तो नहीं चल पाएगा, 2024-25 का ही सर्टिफिकेट लगेगा एंड दैट विल बी वैलिड फॉर 2025-26। मतलब ये आपका 2024-25 से लेकर के 2025-26 तक वैलिड होगा। डेट ऑफ इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4 से इतना, जो इन्होंने बताया था वो चीज मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इस कंफ्यूजन को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने बोला भाई डेट ऑफ बर्थ हमारा किससे देखा जाएगा, तो मोस्टली जितने भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट होती है जिसे मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, है ना। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ का पता लगेगा। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर अगर आपने सेकेंडरी स्कूल जो बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, उसको जरूर दिमाग में रखिएगा। फिर लिखा है कैंडिडेट शुड नोट दैट नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर्ड। मतलब कि भैया अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया और एक बार अगर आप लोगों ने डेट दे दी, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि भाई एक बार अगर हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है दैट 3.7 नंबर का जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दैट इफ ऑन द वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू और ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग तक, it is found that candidates do not fulfill any kind of the eligibility condition or has the furnished incorrect, wrong or false information, their candidature for the examination or appointment to the post will be cancelled by DDA। अगर आपका मतलब जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती,
ज्वाइनिंग तक में अगर कोई भी चीज आपको अगर गलत देखने के लिए मिलती है डीडी को, तो वो उसी से वहीं आपका कैंडिडेचर, आपकी फॉर्म फिलिंग सब कुछ कैंसिल कर देंगे, भले ही आपका एग्जाम हुआ हो, निकला हो, क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने जो चीज बताई थी, जो फीस के बारे में था, इसके बारे में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं कि ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपए नॉन रिफंडेबल रखा गया है। अब देखो, ये जो 2500 रुपए, इसमें एक जो थॉट प्रोसेस डीडी का भी होगा वो ये होगा कि ओनली सीरियस कैंडिडेट्स विल फिल द फॉर्म, और बहुत सारे लाखों में तो एप्लीकेंट्स नहीं होने वाले, थाउजेंड्स में ही एप्लीकेंट्स होने वाले हैं। मतलब कहने का कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होगा, और 1000 लोगों को, हजारों लोगों को मैनेज करना है एज कम्पेयर टू लाखों लोगों को मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ये वाला पॉइंट भी है, लेकिन इसमें ये भी पता है कि भाई जो बहुत सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वही फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। अगर तुम लोग भर सकते हो फॉर्म तो जरूर भर देना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक चीज जो दिमाग में रखी है, और इन्होंने आप लोगों को भी बोला है दैट बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना है। कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड, है ना, क्या क्या चीजें हैं। दैट पहली चीज, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर देयर लाइव फोटो थ्रू अ वेबकैम और मोबाइल डिवाइस। मतलब आपकी लाइव फोटो होनी चाहिए और वही अपलोड करोगे, जिस तरीके से एसएससी वाला था तुम लोगों को जो मैंने बताया था, राइट। For capturing the live photo, the candidates are advised for the following things. First, find a place with a good light एंड प्लेन बैकग्राउंड। मतलब ऐसा मत करना कि रंग बिरंगा पर्दा लगा हुआ है, या फिर आप लोगों ने हॉल में बैठ के फोटो खींची, पीछे सोफा भी दिख रहा है, पंखा भी दिख रहा है, दीवार भी दिख रही है, ऐसा मत करना। किसी एक दीवार के पीछे खड़े होकर के फोटो लेना। फिर उसके बाद लिखा है इंश्योर द कैमरा इज एट द आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। मतलब ऐसा मत कर देना कि फोटो खींची, पीछे ऊपर के बाल ही उड़ गए, है ना, या फिर फोटो खींच रहे हो साइड का कान ही हट गया। मतलब पूरी फोटो लेना जिसमें तुम आ रहे हो और तुम्हारा आई कांटेक्ट कैमरे के साथ हो पा रहा हो। फिर उसके बाद लिखा है पोजीशन ऑफ योर सेल्फ इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। बिल्कुल सही बात है भाई, सीधा देखना है। फिर इसके बाद यहां पर एक चीज देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इंश्योर दैट हिज और हर फेस इज फुल्ली इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड एरिया delineated by a camera, and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fulfill, and no part of the face should be outside the area delineated by the camera। मतलब कहने का वो यही है कि भाई जो चीजें उन्होंने कैमरे में है, जितनी चीजें उसमें तुम्हारे कान भी आए, दाढ़ी भी आए, आंख, नाक, मुंह, बाल वाल सब आने चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वियर, टू नॉट टू वियर, मतलब नहीं पहनना है क्या, टोपी, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो। अब जैसे मान लो किसी को चश्मा लगता है तो भाई चश्मा उतार करके खींचना, है ना। अगर कोई ऐसा कहता है कि सर मेरे बाल थोड़े कम है इसलिए टोपी लगाता हूँ, टोपी उतार देना भाई, शादी में तो जा नहीं रहे हैं किसी की, या फिर शादी के लिए तुम्हारे तो फोटो खींची नहीं जा रही, तो कोशिश करना कि फोटो वोटो उतार दो भाई, नौकरी के लिए जितना सिंपल रहोगे उतना बढ़िया है। ठीक है। ग्लासेस वगैरह उतार देना, स्पेक्टिकल्स मतलब ये चश्मा लगता है, अगर किसी को पावर वाला चश्मा भी है वो भी उतार देना, बिना चश्मे के फोटो तुम्हें यहाँ पे खींचनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था स्कैंड सिग्नेचर। अब देखो, जो तुम स्कैंड सिग्नेचर करोगे वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, और इसकी जो डायमेंशन दी हुई है वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर हाइट, राइट। ठीक है, इतना होना चाहिए। एंड फॉर द कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, वीएच में आते हैं, है ना, और उनके लिए है कि थंब इंप्रेशन इज आल्सो अलाउड, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब सिग्नेचर तुम इस तरीके से मत कर देना दैट इज SHIVAM, है ना। कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। योर सिग्नेचर शुड बी योर सिग्नेचर। ठीक है। अब ये सिग्नेचर कॉपी मत कर लेना कि तुम जाके चेकबुक से पैसे निकालने लग जाओ, ठीक है। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखना कि इस तरीके से सिग्नेचर करना है, ऐसा सिग्नेचर नहीं करना। फिर लिखा है कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड इलिजिबल और ब्लर्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपलोडेड सिग्नेचर इन द प्लेस ऑफ द फोटोग्राफ और वाइस वर्सा इज रिजेक्टेड। कहने का मतलब क्या, फोटो की जगह पे फोटो, वो भी क्लियर फोटो होनी चाहिए, ब्लर्ड फोटो ना हो, और सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर। मतलब ऐसे मत कर देना कि सिग्नेचर की जगह पे फोटो डाल दिया और फोटो की जगह पे सिग्नेचर डाल दिया। अगर ऐसा हुआ तो आपका कैंडिडेचर, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्म फीस नॉट रिफंडेबल है, मतलब फॉर्म एक बार रिजेक्ट हुआ तो पैसे तो लग चुके हैं तुम्हारे। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ध्यान से, राइट। ओके, फर्दर नो एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन विल बी इशूड टू बी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है, कोई एडमिट कार्ड तुम्हारा इशू नहीं होगा। अब तुम बोलो अच्छी बात क्यों है, मैं आपको एक केस बता देता हूं। ऑयल इंडिया का केस था। ऑयल इंडिया में इन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी, जो उत्तर प्रदेश के थे, उनको भी एडमिट कार्ड भेज दिया जो कि वहां पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अब तुम ये सोचो जरा कि जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर जिनको तुम एग्जाम नहीं दिलाना चाहते हो, उनको भी आपने एडमिट कार्ड देके बुला लिया।
क्या उनका रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये सब नहीं लगा होगा? लगा होगा, है ना? तो मतलब अगर कहीं पे भी लग रहा है कि भाई ऐसे स्टूडेंट अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड ही मत भेजो, और यही चीज उन्होंने बोली है, तो दिस इज गुड थिंग, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सारे के सारे जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप रेडी द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड शुड बी लाइबल एंड क्लियर। डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट अप्लाइड नीड्स टू बी अपलोडेड आर, क्या क्या होनी चाहिए? मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी। मैट्रिकुलेशन कहने का मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी कोई डिग्री या सर्टिफिकेट है वो भी तुम्हें लेकर के जाना है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर तुम एक्सपीरियंस कहीं पर है, किसी जॉब के लिए तुम कर रहे हो, तो तुम एक्सपीरियंस भी देख लेना। SC ST OBC EWS PWBD और एक्स सर्विसमैन का कोई सर्टिफिकेट हो तो वो सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है PWBD कैंडिडेट्स क्लेमिंग फॉर द एक्सेम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट और शुड बी अपलोडेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्स योर 6। एंड छठवां पॉइंट कह रहा है दैट कैंडिडेट्स आर क्लेमिंग फॉर द एज रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क इन द प्रीवियस डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो गाइस इस चीज का याद रखिएगा, यहां पर नोट में लिखा है कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड दैट अबव डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं जो जो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? अब गाइस यहां पर एक चीज है कि हम फॉर्म कहां से भरेंगे। आप सभी लोगों ने भर दिया होगा, जिसने नहीं भरा है मैं उनको बता दूं कि आप लोगों को वेबसाइट में जाना है dda.gov.in, ठीक है? dda.gov.in पे जाना, वहां पर जाने के बाद जॉब्स एंड इंटर्नशिप लिखा होगा, उसमें क्लिक करना, फिर उसमें व्यू ऑल पे क्लिक करना, फिर उसमें लेटेस्ट जॉब्स में क्लिक करना, फिर उसमें जॉब कैटेगरी में क्लिक करना, और उसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा दैट कैंडिडेट विल गेट द इंस्ट्रक्शन पेज and they will have to accept the terms and conditions clicking by I agree checkbox and given below the pressing the start button। तो भाई I agree करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट बटन करना, और जितनी सारी चीजें पूछी जा रही हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ना और फिर उसके बाद भरना। यहां पर एक चीज और याद रख लेना कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर या कोई दूसरी मेल आईडी डाल देते हैं। ऐसा मत करना, आप लोगों का एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी जो आप लोगों को पुट करनी है, राइट? वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर ये आपके साथ होना चाहिए, ये आपको करना है। क्यों? क्योंकि इसमें वन टाइम पासवर्ड आएगा, राइट? तो जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो आपकी लॉगिन डिटेल्स विल बी सेंट टू द ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्रोवाइडेड, राइट? सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई एंड करेक्टनेस टू द मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली, फॉर्म भरना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले लेना है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो पेड़ होता है ना, पेड़ जिसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं, बेटा जो नीचे नीचे फ्रूट्स लगे होते हैं ना, वो सभी लोग ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन एक फल होता है जो पेड़ के सबसे ऊपर लगा होता है, उस तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए लोग कभी ट्राई ही नहीं करते। और जो लोग ट्राई नहीं करते वो फल वहीं पे ही लगा रहता है, और कुछ टाइम के बाद वो फल वहीं पर ही खराब हो जाता है, ऐसा कोई तोता या चिड़िया पक्षी खा लेते हैं और आप लोग उसका यूज नहीं कर पाते, है ना? क्यों? क्योंकि थोड़ा ऊपर था, लग रहा था नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचने की कोशिश करें, डाल में बैठे, डाल टूट गई तो खड़े खड़े जमीन से जो मिल जाए वो ले लो, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। बेटा ये जो चीज है ना, यही आप लोगों की गड़बड़ हो जाती है और यही नहीं करना है। कोशिश करो कि मैं उस फल तक पहुंच जाऊं, भले ही वो ऊपर लगा है तो क्या हुआ, क्योंकि उस ऊपर तक पहुंचने के लिए लोग भी कम होंगे, उस ऊपर तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच में कंपटीशन भी कम होगा। अगर तुमने कोशिश करी तो तुम्हारी सफलता पक्की हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? अब गाइस यहां पर एक पॉइंट आता है कि सर इतनी सारी चीजें, अब इसमें प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि हमारे पास नवंबर का भी टाइम है, दिसंबर का भी टाइम है, और अगर जनवरी में फॉर्म एग्जाम हुआ तो जनवरी का भी कुछ टाइम मिल जाएगा, मतलब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। एसएससी जेई की तैयारी चली रही है, तो भाई अब आती है बात प्रिपरेशन की। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को डेली रात के 8 बजे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। कई सारे मैंने मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं, और सेल्फ डिजाइन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। प्लस इसके साथ बता दूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है मुझे बिल्कुल स्टार्ट टू एंड पढ़ना है, अब डीडीए की एक खास बात है, या फिर आप इसमें बोल दो कि एक इसमें भी एक चीज है जहां से कंपटीशन थोड़ा और कम हो जाता है। डीडीए में जब भी कभी जेई का एग्जाम होता है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल साथ में पूछा जाता है, राइट? अब इलेक्ट्रिकल भी पूछ रहे हैं, साथ में मैकेनिकल भी पूछ रहे हैं। पहली चीज फॉर्म बहुत ज्यादा है, फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, तो फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इसको प्रेफर नहीं करते। फिर उसके बाद
अब साथ में जब पूछा तो सिर्फ मैकेनिकल नहीं पूछ रहे, इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल पूछ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का एग्जाम भी देना है और मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का भी देना है। और अगर ऐसा है तो अब कैसे तैयारी करी जाए? तो बेटा इन सब का सॉल्यूशन तुम लोगों के पास है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर शिखर बैच। अब देखो मैं तुम लोगों को बैच के बारे में बता दे रहा हूं, तुम्हें जानना ना जानना वो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हें इसके ऊपर सोचना है। अगर तुम्हें जरूरत लगे तो तुम जरूर जाना, जरूरत नहीं लगे तो इट्स ओके। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखो कंटेंट, कंटेंट में लिखा हुआ है 1178। 1178 कंटेंट आप लोगों का, 1100 से ज्यादा अधिक कंटेंट हम लोगों ने इस बैच में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो हमारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अलग से तुम लोगों के लिए पूरा का पूरा बैच असाइन करवा दिया गया है, जहां पर रविंद्र सर और लोकेश सर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आनी है वो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। यहां पर एक एक सेशन तुम्हारा 1.5 टू 2 आवर्स का होगा, राइट? तो अब तुम्हारे पास इतना सारा अमाउंट होगा, इतनी सारी चीजें होंगी तैयारी करने के लिए कि तुम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब ये चीज तुम्हें मिलेगी कहां? तो ये चीज तुम्हें मिलेगी एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। अगर तुम लोगों ने अभी तक एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा है, देन डू इंस्टॉल इट। यहां पर तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी तैयारी के लिए बेनिफिशियल होंगी। और गाइज आप लोगों को बता दूं कि एंड ऑफ मंथ सेल भी है, जहां पर आप लोगों को 1000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है सारे के सारे बैचेस में। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने शुरुआत नहीं करी है, देन डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन लो, ठीक है? एंड इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो या फिर कोई भी चीज हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, या फिर इस एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको यहां पर भी रिप्लाई दे दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, 5 नवंबर के पहले अगर फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है? चलो बाय गाइस, बाय बाय।